नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विभिन्न टेट परीक्षा में पूछे गए गणित पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विभिन्न टेट एग्जाम में गणित पेडागोजी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, साथ ही साथ कई बार रिपीट भी होते हैं। और फर्स्ट टाइम आप सीटेट देने जा रहे हैं तो इनके माध्यम से आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, इसी के साथ साथ बीटेट हुआ, एसटेट हुआ, है ना, पीटेट हुआ, इस प्रकार से कई टेट एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चार विकल्प आपके सामने, इन प्रश्नों के माध्यम से अपना टेस्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं, लगा सकते हैं कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सही करते हैं। तो देखिए गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, इसे जरूरी नहीं है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ये भी बिल्कुल सरासर गलत है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, लड़कियां बहुत तेज भी हो सकती है। और डी है यहाँ पर, हर कोई गणित सीख सकता है। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर है ऑप्शन डी, हर कोई गणित सीख सकता है। क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जहां पर आप प्रयास करते हैं तो कोई भी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी गणित को सीख सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अशिक्षित दुकानदार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। या बी है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। सी है, सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। या डी है, मैं अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो देखिए एक अशिक्षित दुकानदार किस प्रकार से अपने व्यापार को चलाता है, किस प्रकार से वो अपने पैसे सामान के बदले में जो भी हम देते हैं उन्हें किस प्रकार से मैनेज कर लेता है, कैसे हमें बाकी पैसे वापस कर देता है। तो ये उसी रणनीति की बात की जा रही है। तो देखिए हम यहाँ पर इसे एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में शिक्षक के द्वारा चर्चा की जा सकती है। क्योंकि जैसे दुकानदार, मान लीजिए हम 100 रुपए का सामान लेते हैं, 100 रुपए लेके गए और 70 का सामान लिया, तो दुकानदार हमें 30 रुपए वापस किस प्रकार से करता है। तो वो पैसे को इस प्रकार से गिनता है कि 70 का तो सामान हो गया, 10 देता है 80, 10 फिर 10 देता है 90 और 10 देता है 100। तो इस प्रकार से हम बच्चों को गणित के बारे में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में इसे सिखा सकते हैं, इसकी चर्चा हम जरूर कर सकते हैं कि इस प्रकार भी हम जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा, फर्स्ट विकल्प। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक को गणित की कक्षा में एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करने और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार्य के रूप में देकर, तो ये तो ठीक नहीं होगा। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक सामूहिक रख करके उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। या फिर सी है, एक ही कक्षा के सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रख करके। और डी है, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिकृत रख सके ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। तो देखिए हमें बच्चों को विषय समूह के रूप में संभालना है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह में रख सकते हैं ताकि जो कमजोर बच्चे हैं वो प्रतिभावान या तेज बच्चों से भी कुछ सीख सके, एक दूसरे से सीख सके। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर का लिखा है, ठीक है। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला में रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, या फिर रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। सी है, रोमन अंकों को याद रखना मुश्किल है, याद करना मुश्किल है। और डी है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। तो यदि हम देखते हैं तो जो रोमन अंक होते हैं वो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर हमारे लिए सही उत्तर होगा।
चलिए 3 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो 2 हो गए थे, कोई बात नहीं, यानी 3 अंक जो है वो 2 बार लिख चुके थे, इसलिए थोड़ा से डबल क्वेश्चन हो गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। तो देखिए प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है और यहाँ पर पहेलियां किस प्रकार से मदद करती है। कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में या विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने, या फिर डी है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो देखिए पहेलियां जो होती है बच्चे जब सुलझा लेते हैं तो निश्चित रूप से उनमें समस्या सुलझाने का जो कौशल होता है उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो ऑप्शन जो डी होगा हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो गणितीय संचारण किस प्रकार से उल्लेख करता है। गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, बी है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, सी है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल, और डी है गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता में। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक को भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चर्चा करके चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है कौन सी अवस्था में है। विभाजनात्मक अवस्था में, उपादान अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर डी है परिणात्मक अवस्था में। तो वो विद्यार्थी यहाँ पर है संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बात की जा रही है और गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए उसमें कौन सी विशेषता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें अवधारणाओं को परिचय संदर्भों के द्वारा दिए जाना चाहिए। बी है केवल उसमें बहुत से अभ्यास हों जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। सी है वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, और डी है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए उसमें अभ्यास बहुत सारे हो, ये तो गणित में हम देखते होते हैं, परंतु जरूरी नहीं, क्योंकि बात प्राथमिक स्तर की जा रही है और यहाँ पर उसमें अवधारणाओं को परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, इसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो बिल्कुल सही बात है। एक अच्छा गणितज्ञ जो होता है वो सभी अवधारणाओं को समझता है, लागू करता है और उनमें संबंध बनाना भी जानता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबुद्धिकता जो है कि अधिकता है। तो देखिए प्रिया जो है गणितीय प्रश्नों को हल करने में यहाँ पर निपुण है, तो उसमें जो बहुबुद्धिकता है वो एक तार्किक बहुबुद्धिकता है, क्योंकि गणित क्या है, एक तार्किक विषय है, या गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है और वो ऐसे प्रश्न को हल करने में बहुत ज्यादा निपुण है। तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो बहुबुद्धिकता होगी वो तार्किक बुद्धि की उसमें अधिकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एल्गोरिथम बच्चे में नहीं विकसित कर सकते रटना, सूत्र, तर्क की समझ या फिर ज्ञान। तो एल्गोरिथम बच्चे में विकसित नहीं कर सकते रटना। ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए अमूर्तता हम देखते हैं तो ये होती है गणित विषय के अंदर, ठीक है ना। तो गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, मतलब हम धीरे धीरे उसमें मूर्तता से अमूर्तता की ओर आते हैं। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर पर, हम उन्हें गणितीय मूर्तता दिखाने के लिए कुछ प्रतीक, कुछ चिन्ह, कुछ मॉडल, इनका प्रयोग उसमें हम करते हैं। तो क्योंकि गणित की प्रकृति होती है अमूर्त, है ना। ऑप्शन डी होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है विशिष्टीकरण से, मूर्त से अमूर्त की ओर, व्यापीकरण से, या फिर कोई नहीं। तो बच्चों में गोलाई की जो अवधारणा होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है। ऑप्शन जो बी होगा मूर्त से अमूर्त की ओर, क्योंकि हम बच्चे को क्या है पहले
गोलाई से संबंधित कुछ भी चित्र बना करके दिखाते हैं कि ये एक प्रकार का यहाँ पर सर्कल है, गोला है ना। तो हमने क्या है, पहले इसको एक मूर्त रूप दिया, मूर्त रूप से दिखाया, फिर धीरे धीरे वो अपने मन में भी इन चीज़ों को समझता है कि गोल चीज़ें ऐसी होती है, बॉल होती है, फुटबॉल होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, सी है अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है, और यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। कठिन, अलंकारिक, तार्किक या फिर आलोचनात्मक। तो हमने देखा कि गणित की जो प्रकृति होती है निश्चित रूप से वो तार्किक होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर होगा कि ये गणित की तार्किक प्रकृति की ओर इंगित करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इकाई योजना के प्रतिपादक हैं स्किनर, हर्बर्ट, जॉन डीवी, विलियम किलपैट्रिक। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या फिर मानसिक। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व होता है वो होता है मानसिक। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का। तो ये गणित एक प्रकार का विज्ञान है, और ये विज्ञान है गणनाओं का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर या फिर एक शिक्षक पर। तो निश्चित रूप से विकासशील मूल्यों में जो सफलता होती है वो निर्भर करती है एक शिक्षक पर। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। अनुपस्थिति मतलब बच्चों की जो स्कूल के अंदर जो अनुपस्थिति होती है उसे रोका जा सकता है शिक्षा के द्वारा, छात्रों को दंडित करके, मिठाई देकर, या अभिभावकों को माता पिता से संपर्क करके। यानी बच्चे जो अनुपस्थित होते हैं तो निश्चित रूप से हम माता पिता, अभिभावक से संपर्क कर सकते हैं कि इसकी अनुपस्थिति का कारण क्या है और उसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। सजावटी, तार्किक, कठिनता या फिर सामान्य के लिए नहीं। तो निश्चित रूप से गणित की प्रकृति हमने देखा तार्किक प्रकृति होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे गणित के जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन आपको यदि पसंद आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे, और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।